सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सीईओ फोरम में मौजूद थे और उन्होंने वहां पे अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां पर एक नई ऊर्जा का जो संगम है वो फिलहाल नजर आ रहा है और साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रोन को यहां पर इस सफल समिट के लिए बधाई भी दी और साथ ही साथ वहां पे जो तमाम निवेशक भी शामिल इसमें हो रहे हैं उनके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निवेश की अपार संभावनाएं हैं हर एक क्षेत्र में, क्योंकि पिछले एक दशक में जिस तरीके से लगातार देश में विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, अब यहाँ कहीं ना कहीं निवेश के जो और ज़्यादा अवसर हैं वो सभी के लिए हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि कैसे रिफॉर्म और उसके साथ साथ परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को लेकर लगातार भारत जो है एक नए रूप में सबके सामने नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने रिश्तों का भी जिक्र किया कि कैसे भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं और ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। और उन्होंने बताया कि जन कल्याण की भावना को लेकर दोनों ही देश न सिर्फ अपने दोनों देशों का हित बल्कि कैसे वैश्विक हित में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जैसे जैसे लगातार भारत में विकास गति ले रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में निवेश के लिए और साथ ही साथ जो दूसरे निवेशक हैं उनके लिए एक सही समय है, यही समय है। ऐसे में उनको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हर एक क्षेत्र, फिर चाहे हम डिफेंस की बात करें, स्पेस की बात की जाए, एग्रीकल्चर की बात की जाए और ख़ासतौर से यहाँ पे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया एविएशन सेक्टर का, तो ये अलग हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं जो विकास की अपार संभावनाएं हैं, कैसे उनको और बेहतर किया जा सकता है, दोनों देश जो है मिलकर कैसे बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अलग अलग जो कंपनियां यहाँ पहले से मौजूद हैं भारत में, वो लगातार देख रही हैं कि कैसे सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, मदद कर रही है। अलग अलग योजनाओं के क्रियान्वयन की अगर बात की जाए, उन्होंने बजट का भी इसमें जिक्र किया कि बजट में भी इस बार हमने देखा है जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म का उन्होंने यहाँ हवाला दिया, बताया कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग मिशन के रूप में जो मदद है वो दी जाएगी। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 100% लागू करने की बात जो है जो बजट में कही गई थी उसको भी उन्होंने यहाँ पे दोहराया और बताया कि कैसे तमाम जो कंपनियां हैं वैश्विक स्तर पर वो अब भारत का रुख कर रही हैं और देखा जाए तो एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो डेस्टिनेशन है उसके रूप में भारत उभरता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके पीछे जो मूल कारण है सरकार की नीतियां रही हैं, क्योंकि ना सिर्फ जब हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं जो विकास दर भारत की रही है, और प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि अभी भारत जो है वो 5वें पायदान पर है, लेकिन जल्द ही 3रे पायदान पर यह हमें नज़र आएगा और उसके लिए इस तरह के जो अवसर हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कैसे अलग अलग क्षेत्रों का हम विकास कर सकते हैं, क्षेत्र का विकास होगा तभी जो देश है वो और गति के साथ आगे बढ़ सकेगा और विकास जो है वो हो सकेगा। और भारत और फ्रांस के बीच जो रिश्ते हैं ये ना सिर्फ हम कह सकते हैं कि और ज़्यादा मजबूत होते नज़र आ रहे हैं, सुदृढ़ होते नज़र आ रहे हैं, बल्कि कैसे दोनों देश तमाम जो वैश्विक समस्याएं हैं, वैश्विक चुनौतियां हैं, उनका मिलकर किस तरीके से समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले था यही एक्शन समिट में भी किस तरीके से तमाम उन बातों पर गौर किया गया कि जो तमाम चुनौतियां हैं क्या उनका समाधान हो सकता है। और साथ ही साथ अभी हमने यहाँ देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जिक्र किया कि ईज़ ऑफ डूइंग की बात की जाए, ईज़ ऑफ लिविंग की बात की जाए, कैसे हर एक के लिए आसान बनाया जा रहा है जब हम बात करते हैं, क्योंकि जब दूसरे देशों के निवेशक पहुंचते हैं तो उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता है कि किस तरीके से कोई भी देश जो है उसकी किस तरह की नीतियां रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सीईओ फोरम में उन बातों का जिक्र किया कि पिछले एक दशक में कितना बड़ा बदलाव जो है वो भारत में देखने को मिला है और ये बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो योजनाओं का क्रियान्वयन रहा है, उनकी वजह से है। और उसी वजह से आज जो वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो हर एक देश कहीं ना कहीं और उसके लिए जो पहली पसंद है निवेश के तौर पर वो भारत अब बनता हुआ नज़र आता है। अलग अलग मिशन मोड का यहाँ प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि अगर हम बात करते हैं एविएशन सेक्टर को लेकर किस तरीके से करीब 120 एयरपोर्ट जो हैं वो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत में डेवलप हुआ है। रेलवे सेक्टर की अगर बात की जाए या खासतौर से जब पूरे विश्व की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नवीकरणीय ऊर्जा जो है रिन्यूएबल एनर्जी उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि 2030 तक 500 गीगावाट का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा होगा। और साथ साथ कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी पर भी भारत जो है अब फोकस कर रहा है, लेकिन ये तभी संभव है जब साथ मिलकर चला जाए, मिलकर काम करें, क्योंकि भारत जो कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लगातार विश्व स्तर पर रखता आया है, उसके ज़रिए ये सब सार्थक हो सकता है, संभव हो सकता है। तो ये कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहीं सीईओ फोरम में। और साथ ही साथ हमने देखा किस तरीके से इससे पहले की जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी एक तरीके से अभी तक एक सफल यात्रा फिलहाल नज़र आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ख़ासतौर से जब
इस तरह की जो हम कह सकते हैं जो बैठकें होती हैं, जो सीए फोरम होती हैं, यहाँ पे ना सिर्फ जो बड़े बड़े व्यापारी हैं या ख़ासतौर से जो निवेशक हैं, उनके लिए बेहद ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार जो है अपनी बात भी रखती है, लेकिन जब निवेश के तौर पर क्या कुछ स्थिति हमें दूसरे देश में मिल सकती है और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि जब हम बात विश्वास की कर रहे हैं तो भारत जो है वो विश्वास का एक पर्यायवाची बन चुका है और यही वजह है कि विश्व के जो अनेक देश हैं वो लगातार अपना विश्वास जता रहे हैं, निवेश जो है वो लगातार कर रहे हैं और इसका सीधा फ़ायदा ना सिर्फ भारत बल्कि जो दूसरे देश हैं उनको भी मिल रहा है। वैश्विक स्तर पर जब हम देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग देशों के साथ व्यापारिक संबंध हैं वो मजबूत होते नज़र आते हैं और इन संबंधों का जो फ़ायदा है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ख़ासतौर से जब हम बात कर रहे हैं अगर कोई भी कंपनी जब निवेश करती है तो भले ही शुरुआत में हमें लगता हो कि निवेश जो है वो हो रहा है और AI की बात की जाए, सेमीकंडक्टर की बात की जाए, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें पिछले दिनों हमने देखा है कि किस तरीके से लगातार काम हुआ है, कितनी तेज़ी के साथ जो काम है वो किया गया है और उसी के आधार पर लगातार हम देखते हैं कि जो कहीं ना कहीं जो देश है वो तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में ये तमाम अवसर जो हैं जो दूसरे देश हैं उनको भी मिल सकें, इस बात पर प्रधानमंत्री ने यहाँ एक बार फिर से उन बातों पर जोर दिया, उस पर फोकस किया और बताया कि कितना महत्वपूर्ण है कि तमाम ये जो अलग अलग क्षेत्र हैं इनमें जब हम विकास की बात करते हैं, इनको और कैसे हम गति दे सकते हैं इसकी बात करते हैं तो ये अपने आप में काफ़ी महत्व है और इसकी बानगी यहाँ प्रधानमंत्री के संबोधन में भी हमें नजर आई। तो ये बड़ी बातें जो हैं हमने यहाँ आपको बताई जो प्रधानमंत्री ने अपने कही हैं सीईओ फोरम में अपने संबोधन के दौरान। अब आइए हम आगे बढ़ेंगे और नजर डालते हैं संसद समाचार पर। और आइए अब आगे बढ़ते हैं संसद समाचार में। बात करते हैं लोकसभा में मंगलवार को शून्यकाल में अनेक सांसदों ने लोक महत्व के विभिन्न विषय उठाए, वहीं बजट पर भी चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को सदन को जानकारी दी कि अब सदन की कार्यवाही का भाषा रूपांतरण बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू भाषा में भी होगा। शून्यकाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा तैयार मसौदा भर्ती नियमों का मुद्दा उठा। तृणमूल कांग्रेस की सदस्य महुआ मोइत्रा और द्रविड़ मुनेत्र कशकम द्रमुक की समिति ने यह मुद्दा उठाया। मोइत्रा ने कहा कि यूजीसी के नियमों का मसौदा संविधान विरोधी और संघीय भावना के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि मसौदा नियमों में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए सर्च और सिलेक्शन समिति का मानदंड बदल दिया गया है, जिसमें राज्य के किसी प्रतिनिधि को शामिल करने का प्रस्ताव नहीं है। तृणमूल सांसद ने कहा कि शिक्षा राज्य का विषय है। उन्होंने कहा कि नए मसौदा नियम के अनुसार अब प्रशासन या लोक नीति से जुड़ा कोई भी व्यक्ति कुलपति बन सकता है। खासतौर से द्रमुक सदस्य सुमति ने भी नए मसौदा नियम पर आपत्ति प्रकट की। सलेमपुर से समाजवादी पार्टी सपा के सदस्य रमाशंकर राजभर ने कहा कि भोजपुरी भाषा दुनिया के 8 देशों में बोली जाती है और यह पूर्वांचल के घर घर में बोली जाने वाली भाषा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन से भाजपा सदस्य अनिल फिरोजिया ने सरकार से मांग की कि रेलवे स्टेशनों और ट्रेन में चाय कुल्हड़ में बेची जानी चाहिए, जिससे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों को फायदा हो। वहीं शिवसेना के नरेश हंसके ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर लाभादिया की आपत्तिजनक टिप्पणी की पृष्ठभूमि में सोशल मीडिया और OTT मंचों के कार्यक्रम पर सेंसर लगाने की सरकार से मांग की। झारखंड के हजारीबाग से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनीष जायसवाल ने राज्य के कुछ हिस्सों में सरस्वती पूजन पर पथराव और रामनवमी के जुलूस को रोके जाने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, केंद्र सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के गुरजीत सिंह औचला ने देश में चीनी मांझे से होने वाले हादसों का जिक्र किया तथा इसके चीन साम्राज्य के गत 15 जनवरी के दिए गए एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने भी कहा था कि वह रुपए के गिरते मूल्य पर चिंतित नहीं है। सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने वाले राजन ने कहा था कि निश्चित रूप से हमेशा रुपया डॉलर विनिमय दर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वास्तविकता ये है कि डॉलर कई मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हो रहा है। यूरो में लगभग 6 से 7% की गिरावट है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी सदन में उपस्थित रहे। और आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा की कार्रवाई में क्या कुछ खास रहा। राज्यसभा में मंगलवार को
22 लघु चित्रों वाली संविधान की प्रमाणिक प्रति का मुद्दा उठा तथा सभापति ने जगदीप धनखड़ ने सरकार को ये सुनिश्चित करने को कहा कि संविधान की प्रमाणिक प्रति का ही प्रकाशन डिजिटल सहित हो और इसमें किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद सभापति ने व्यवस्था दी। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि मूल संविधान की प्रति ही बाजार में उपलब्ध हो। अग्रवाल ने कहा कि आज देश का आम नागरिक हो या फिर विधि शास्त्र का छात्र, अगर वह भारत के संविधान की प्रति बाजार में खरीदने जाता है तो वह मूल प्रति नहीं प्राप्त होती, जिस पर 26 जनवरी 1949 को संविधान निर्माताओं ने हस्ताक्षर किए थे। इस पर सभापति धनखड़ ने कहा, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि संविधान निर्माताओं द्वारा हस्ताक्षरित संविधान, जिसमें 22 लघु चित्र हैं, एकमात्र प्रमाणिक संविधान है और इसमें संसद द्वारा संशोधन शामिल किए जा सकते हैं। यदि न्यायपालिका या किसी संस्था द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह इस सभा को स्वीकार्य नहीं है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन में इस मुद्दे को अनावश्यक उठाया जा रहा है और इसके जरिए बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को विवाद में लाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओब्रायन ने सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि यह उनकी कंप्यूटर में संविधान के 404 पन्ने हैं और इसमें भी चित्र नहीं है, तो क्या ये भी अवैध है? इसके उपरांत खड़गे कुछ बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। इस पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों सहित अन्य विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। उच्च सदन में इसके बाद शून्यकाल के तहत विभिन्न दलों के सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के अमरपाल मौर्य, ममता महंता एवं महाराजा संजाबुआ लिशांबा, समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन, बीजू जनता दल की सुलता देव, द्रमुक के आर.एन. राजेश कुमार, यूपीपीएल के खंगवारा नारजारी तथा जनता दल यू के खीरू महतो ने लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। शून्यकाल में सभापति जगदीप धनखड़ ने मालदीव से आए संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत किया। शून्यकाल के बाद सदन में प्रश्नकाल सामान्य ढंग से चला और आज भोजनावकाश न करके आम बजट पर कल की अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाया गया। चर्चा में विपक्ष ने जहां सरकार पर आम बजट में कोरे वादे करने और ज्वलंत मुद्दों के समाधान का कोई ठोस उपाय नहीं करने के आरोप लगाए, वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आधारभूत सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर सरकार की सराहना की। चर्चा में भाग लेते हुए निर्दलीय कपिल सिब्बल ने कहा कि सत्तारूढ़ दल साल से सत्ता में है, 10 साल से, लेकिन किंतु परिणाम देने वाला उसका तंत्र सुस्त और अस्थिर है। विकसित भारत की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत का मतलब है शिक्षित भारत। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए बिना देश को विकसित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद सार्वभौम शिक्षा और प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि चीन ने भी इन पर ध्यान दिया। सिब्बल ने कहा कि भारत में अभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात तो दूर, सार्वभौम शिक्षा के लिए भी बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के चंद्रकांत हंडोर ने कहा कि देश में जब तक गरीबों और पिछड़ों का शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास नहीं किया जाता तब तक भारत को विकसित देश नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसके बिना 2047 तक लक्ष्य पाना तो दूर, अगले 50 या 100 साल में इसमें लग सकते हैं। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस बजट में किसी के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला और जो भी घोषणाएं की गई वे सब चुनावी बुलबुलें हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने आधारभूत क्षेत्र के लिए विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में किए गए विभिन्न प्रयासों को महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि इससे न केवल विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ता है बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर भागवत कराट ने कहा कि यदि इस वर्ष बजट का ध्येय देखें तो यह देश को एक स्वस्थ, सशक्त, सुरक्षित एवं स्वावलंबी भारत बनाने का है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया जा रहा है। वाईएसआर कांग्रेस के मेधा रघुनाथ रेड्डी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आज शहरों में रह रहे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस वर्ग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सदस्य सुभाषीष खुंटिया ने दावा किया कि बजट में हर बार ओडिशा की अनदेखी की जाती है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के आरपीएन सिंह ने कहा कि विपक्ष को सपनों में यह उम्मीद नहीं थी कि वित्त मंत्री इतना ऐतिहासिक और ड्रीम बजट पेश करेंगी। समाजवादी पार्टी की जया बच्चन ने कहा कि बजट में फिल्म एवं मनोरंजन उद्योग की बिल्कुल अनदेखी की गई है।
साथ ही चर्चा में भारत राष्ट्र समिति के आर सुरेश रेड्डी ने कहा कि बजट में जो घोषणाएं की गई हैं उनको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए, तभी देश तेजी से विकास कर सकेगा। वहीं शिवसेना यूटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पिछले 10 साल के मध्यम वर्ग ने हर बार वित्त मंत्री से ये उम्मीद करते थे कि उन्हें बजट से कुछ राहत मिलेगी, किंतु हर बजट में उन्हें निराशा हाथ लगती थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को जब मध्यम वर्ग ने 240 सीटों पर समेट दिया तो उन्हें इस वर्ग का ध्यान आया और उन्हें आयकर राहत दी गई। उन्होंने कहा कि वह आयकर सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए सालाना किए जाने के बजट प्रस्ताव का स्वागत करती हैं। चर्चा में भाजपा के अरुण सिंह, साथ ही अजीत माधवराव कुपछड़े, दीपक प्रकाश, भाजपा के सिकंदर कुमार, कांग्रेस के अशोक सिंह, रजनी पाटिल, मनोनीत सुधामूर्ति, भाकपा के पीपी सुनीर, माकपा के ए रहीम, तेलुगु देश पार्टी के साना सतीश बाबू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के फौजिया खान, आईयूएमएल के हारिस बीरन, भाजपा की धर्मशिला गुप्ता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन पिटास ने हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक सदन में चर्चा जारी रही। तो फिलहाल के लिए संसद समाचार में बस इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए टीडी न्यूज़ पर।